बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। कैसर ने मुझे बताया कि सपना मुसलसल रोए जा रही है और इसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। मैंने उस फ़ोन पर सपना को कहा कि वो जल्द अज जल्द मेरे कमरे में आ जाए। कैसर तो पहले ही मेरे कमरे में मौजूद था। सपना की आंखें सूजी हुई थीं। मैंने दानिस्ता इसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए दोनों को बताया कि कर्नल मुजम्मल अपने साथियों समेत एक हफ्ते तक यहाँ पहुँच जाएगा और हमारे साथ थाई साथियों और रज़ी के अलावा एक इसराइली लड़की भी मोसाद के लिए काम कर चुकी है हमरा होगी। अब हमको ज़हनी तौर पर मिशन पर रवानगी के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जिस मुल्क में जा रहे हैं इसकी ज़ुबान से कतई नावाकिफ़ हैं, इसलिए हमें अपनी शनाख्त छुपाने और मिशन की तकमील में खासी दुश्वारी पेश आ सकती है। मैंने सपना को मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम भी इस मिशन पर हमारा साथ देने को तैयार हो? मैंने ये बात सपना को दिलासा देने के लिए कही थी क्योंकि मेरी बेरुखी से वो बेहद आरज़ुदा हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि जब तक दार्जिलिंग से इसके बयान करदा दास्तान की तस्दीक न हो जाए वो कहीं मायूस होकर हमें छोड़कर ना चली जाए और हमारे लिए मज़ीद परेशानियों का सबब बने। सपना मेरा सवाल का जवाब देते हुए आंसू भरी आंखों से बोली, अगर आपका साथ न देना होता तो मैं आपके हमरा पाकिस्तान क्यों जाती? सब कुछ होते हुए भी मैं बिल्कुल तन्हा और लावारिस हूँ। कबीले के सरदार के चुंगल से रिहाई दिलवाकर आपने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी और मुझ में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने नासमझी के बायस ये गलती की कि आपसे कई बातों को छुपाया। अब जब कि हर बात आपको बता दी है तो मुझे आप पर यह यकीन है कि मेरी कही हुई बातों की तस्दीक होने पर आप मुझसे अपनी बदगुमानी को ख़त्म कर देंगे और मुझे अपने हमरा रखेंगे। गर्ज के इस मुख्तसर सिटिंग के ख़ात्मे पर हमने रज़ी को भी बुलवा लिया और मिशन पर जाने के लिए बगैर इस मुल्क का नाम लिए अपनी तैयारियों के मुतल्लक बातें की। रात को हमने खुनसा के नुमाइंदे को फ़ोन किया और इससे कहा कि हमें कराटे के मुख्तसर मुद्दत में भरपूर ट्रेनिंग देने के लिए ब्लैक बेल्ट उस्ताद की फौरी ज़रूरत है। सऊदी अरब में बारूदी असला रखने के बगैर हमें खंजर के अलावा कराटे के दाव पेच के साथ मुखालफिन को ज़ेर करना था। हमारे होटल में तो ऐसी तरबियत लेने के लिए कोई मौजूद जगह न थी, इसलिए खुनसा के नुमाइंदे ने कहा कि कल सुबह 6 बजे वो एक वैन भेज देगा जो हमें रोज़ गार्डन के करीब ले जाएगी जहां कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके उस्ताद को ये हदायत भी कर दी जाएगी कि कम से कम वक्त में हमें अपने बचाव और मुखालफिन को ज़ेर करने की तरबियत दे। हमारे पास तरबियत पाने के लिए मखसूस लिबास नहीं थे, चुनाचे इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद मैं कैसर, रज़ी और सपना को लेकर सिरीवांग रोड के ख़ात्मे पर होटल के शॉपिंग सेंटर में गया और सब के लिए मुनासिब लिबास ख़रीद लिए। अगली सुबह से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई। तीसरे रोज़ मेरा थाई नंबर 2 अपने एक साथी के हमरा आ गया। वो भी इसी होटल में ठहरा और हमारे साथ ही ट्रेनिंग लेने लगे। मैंने 2 रोज़ बाद कर्नल मुजम्मल को फ़ोन किया और इसे अपने साथियों समेत बैंकॉक आने का कहा। 2 रोज़ बाद वो भी बैंकॉक पहुंच गए। कर्नल मुजम्मल और इसके साथियों का जोशो खरोश देखने के काबिल था। कर्नल मुजम्मल और इसके साथियों का जोशो खरोश देखने के काबिल था। कैसर, रज़ी थाई साथी बांग्लादेशी JCO और दोनों सिपाही तो मेरे पहले भी शरीके कार रह चुके थे, इसलिए हम बिल्कुल नॉर्मल थे। कर्नल मुजम्मल और मेजर की हालत बिल्कुल इन नौजवान सेकंड एंड लेफ्टिनेंट्स की तरह थी जिन पर पासिंग आउट के बाद फौरी वर्दी पहनते ही
दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की धुन सवार हो जाती है। कर्नल मुजम्मल ने मेजर को पहले ये समझा दिया था कि मेरे यानी ग्रुप लीडर के हर हुक्म की तकमील करना होगी और सिवाय निजी महफल के वो मुझे सर कहकर मुखातब करेंगे। हम सब हर रोज़ सुबह कराटे की तरबियत के असूल के लिए चले जाते। मैंने सपना को बता दिया था कि इस्राएली लड़की कराटे की माहिर है। सपना इसलिए पूरी मेहनत और लगन से कराटे के दाव पेच सीख रही थी। बांग्लादेशी मेजर इमरान ने कमांडो कोर्स किया हुआ था, लिहाजा इसे कोई दुश्वारी पेश ना आई। मैंने भी अपनी तरबियत के दौरान जूडो कराटे की इब्तदाई कोर्स किए हुए थे और ख़ासे अरसे से अमली मशकों में हिस्सा लेते रहने की वजह से मेरा जिस्म भी हर किस्म की तरबीती सख्ती बर्दाश्त कर सकता था। सही दुश्वारी कर्नल मुजम्मल, रज़ी कैसर और जेसीओ मुनसफ और दोनों सिपाही अब्दुल्ला और शान के नाम दिए थे को पेश आ रही थी। 5-7 मिनट की रियाजत के बाद ही इनके सांस फूल जाते और इनके एक्शन में कमी आ जाती। उस्ताद तो कभी भी अपने शागिर्द से मुतमिन नहीं होता और न ही हमारा उस्ताद हमसे कभी मुतमिन हुआ। 18वें दिन की रियाजत के बाद इसने ये कहकर हमारी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी कि इससे ज़्यादा और एडवांस ट्रेनिंग में हमारी जिस्मानी हड्डियों और मसल्स को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। बहरहाल हमें इसने इस काबिल बना दिया था कि हम से हर कोई 2-3 तरबियत याफ्ता अफराद को ज़ेर कर सके। अब मैं फिर पीछे की तरफ लौटता हूँ। खुनसा बैंकॉक में मेरी आमद के 8वें दिन मुझसे मिला उमर भी इसके हमरा था। खुनसा ने इसराइली लड़की जिसे मैंने माह का नाम दिया को मेरे हमरा जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन अलायदगी में मुझे कहा सांप और यहूदी पर कभी एतबार न करना और इस लड़की को ऐसा कोई मिशन न सौंपना जिसमें पूरे इख्तियार इसके पास हो। इस पर किसी वक्त भी मुसलमान दुश्मनी आ सकती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाकर इसे ज़रा बराबर भी अफसोस न होगा। वैसे मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगी, क्योंकि मोसाद से ये अलहदा हो चुकी है और चर्स और हिरवन की लत को पूरा करने के लिए इसे हमा वक्त तुम्हारी ज़रूरत होगी। फिर भी अगर इसने तुम्हारे अहकाम की खिलाफ वर्जी की तो बिलादरेग इसे ख़त्म कर देना, क्योंकि राजदान दुश्मन बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। कारीन, अपने मिशनों पर रवानगी से पहले मैं ये हालात तफसीलन इसलिए तहरीर कर रहा हूँ कि आपको मालूम हो सके कि हम जिन के मुकाबला करने और इन्हें ज़ेर करने जा रहे थे, इनके बेपनाह वसाइल और अमेरिका और इसराइल की हुकूमतों की पुश्त पनाही के मुकाबले में हमारी बेसरो सामानी की क्या हालत थी। मुमकिन है बाज़ कारीन मेरी इस दास्तान को मखसूस अफसाना समझ रहे हों, लेकिन ये हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। क्या हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद, मूसा बिन नसीर, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान शहीद के कारनामे भी अफसाने थे? मौजूदा दौर में उसामा बिन लादन, जिसने अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें हराम कर रखी हैं, भी क्या एक अफसाना है? हमें भी अपनी हुब्बल वतनी से बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की मदद पर भरोसा था, और जब यकीन महकम हो तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। इन्हीं दिनों यूसुफ पटेल का फ़ोन आया। इसने अपने ज़राए से दार्जिलिंग में सपना के मुताल्लिक़ जो मालूमात हासिल की थी, इनके मुताबिक सपना ने जो कुछ बताया था वो 100% दुरुस्त था। इसने अपनी टीचर को कत्ल किया था और मकतूल टीचर के हमसाई में रहने वाली दूसरी टीचर ने पुलिस को ये बयान दिया था कि इसने सपना को मकतूला टीचर के घर से निकलते और भागते हुए देखा था, और सपना के लिबास पर खून के बड़े धब्बे लगे हुए थे। पुलिस जब सपना के घर पहुंची तो घर बंद था, और इसके बाद से आज तक सपना और इसके वालिदैन का कुछ पता न चला। पुलिस सपना की टीचर के कत्ल के इल्ज़ाम में अब तक इसकी तलाश में थी और इसे मफरूर कातिल करार दे चुकी थी।
सपना के वालिदैन के चाय के बागात, चाय बनाने के कारखाने और करोड़ों की जायदाद जिसकी इनका मैनेजर देखभाल कर रहा था। यूसुफ ने मुझे कहा कि सपना के दिफा के लिए वो अच्छे से अच्छा वकील मुकर्रर कर सकता है, लेकिन सपना को पहले गिरफ्तारी देनी होगी और अपने माता पिता के मग कबाइल के सरदार के हाथों कत्ल होने के सबूत भी देने होंगे। यूसुफ ने मुंबई में जिस वकील से बात की थी, इसके मुताबिक सपना को सजाए होने के 80% और बरी होने के 20% चांस था। अगर वो टीचर के कत्ल के फौरी बाद पुलिस के पास चली जाती तो इसका मेडिकल चेकअप होता और वालिदैन भी इसकी भरपूर मदद कर सकते थे, लेकिन अब न सिर्फ टीचर बल्कि इसके माता पिता के कत्ल का भी इस पर इल्ज़ाम था। मैंने सिर्फ कैसर को यूसुफ के फ़ोन का बताया। सपना बिल्कुल बेगुनाह थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि इसका क्या किया जाए। अगले दिन हाजी मस्तान का फ़ोन आया। वो गोवा का गया हुआ था। मैंने इसे मुख्तसर अपने आइंदा के मिशनों के मुताल्लिक बताया तो वो कुछ चिढ़ सा गया। भाई, अपनी जान के पीछे क्यों पड़े हो? तुम या तुम्हारे साथियों का गिरोह इस सारी गलाजत को साफ नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और अंदरूनी मुल्क गरदारों के दिलों पर जम चुकी है। तुमने अपनी हिम्मत से बहुत ज़्यादा काम किया और दुश्मनों को नाकों चने चबवाए हैं। किसी यूरोपीय मालिक के लिए तुमने ये कारनामे अंजाम दिए होते तो इसके शहरों के चौराहों पर तुम्हारे मुजस्मे नस्ब होते, लेकिन तुम्हारे अपने मुल्क ने तुम्हें क्या दिया? अब भी वक्त है, अब बस करो ये सब कुछ और अमन व सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मस्तान ने मुझे इरादों से बाज रखने के लिए कहा। मस्तान भाई, न तो पहले मैंने किसी मादी लालच के इवज़ अपने वतन की हकीर सी खिदमत की है और न ही अब कोई मादी मकसद मेरे पेश नज़र है। तुम खुद जो मुंबई और गिरदोनवा के मुसलमानों की सरपरस्ती कर रहे हो और इतने ख़तरात में गिरकर जो कुछ कमा रहे हो वो सब इन्हीं मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लुटा देते हो, तो तुम्हें इसका क्या मादी फ़ायदा पहुंचता है? मुझे कोई अनजान ये बात कहता तो मैं इसकी नादानी को दूर करता, लेकिन तुम खुद वही कुछ कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ और मुझे इससे बाज रखने की कोशिश करते हो। मस्तान भाई, ये कम बख्त दिल और इसमें वतन और मिल्लत की ये कम बख्त दिल और इसमें वतन और मिल्लत की मोहब्बत है जो हमसे ये काम करवा रही है। मेरे साथ तो अब भारतीय मुसलमानों के अलावा बांग्लादेशी मुसलमान और थाई गैर मुस्लिम भी मेरे मिशन में शरीक हैं। कामयाबी से कदम आगे बढ़ाने का कहो, क्योंकि हमारा नस्बुलैन एक ही है। मैंने मस्तान की बात का जवाब दिया तो वो कहने लगा, ये मैं नहीं बल्कि तुमसे मेरी मोहब्बत कह रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे उठे हुए कदम वापस नहीं आते। बस अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हें अपने मिशनों के लिए जो कुछ भी चाहिए बिला झिझक मुझे बता दो। मेरी दौलत का आखिरी पैसा भी अगर तुम्हारी ज़रूरत पर सर्फ हुआ तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। मुझे अपने मिशनों के लिए तुम्हारा तावन दरकार है। मैंने खुनसा और उमर से अभी तफसीली बात नहीं की। मुझे यकीन है कि जो कुछ इनसे हो सका वो करेंगे और बाकी के लिए मैं तुम्हें और यूसुफ को तकलीफ़ दूंगा। यूसुफ को तुमसे गिला है कि तुम इसको मतलूबा सप्लाई नहीं दे रहे हो। मस्तान भाई, यूसुफ तबीयत का अच्छा और साफ गो है। बेशक तुम इसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन मुसलमानों के वसी तर मफाद के लिए इससे पूरा तावन करो। मेरा जवाब सुनकर मस्तान लाजवाब हो गया और कहने लगा कि वो एक दिन छोड़कर मुझसे टेलीफोन पर राब्ता रखेगा और यूसुफ को भी सप्लाई की मिकदार बढ़ा देगा। मैं और मेरे साथी ज़हनी तौर पर सऊदी अरब जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब हमें खुनसा और उमर से सपना और इसराइली लड़की के इस्लामी नाम से पासपोर्ट बनवाने थे और सऊदी सफारतखाने से राब्ता किए बगैर सऊदी अरब के बिजनेस वीज़े लेने थे।
सऊदी कानून के मुताबिक चूँकि कोई औरत अपने महरम के बगैर सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए कैसर का नाम सपना, सीमा के और इमरान का माया के भाई के तौर पर इनके पासपोर्टों पर लिखवाया था। खुंसा अभी बैंकॉक में ही था, लेकिन मैंने इससे मिलने से पेशतर उमर खान से मिलना ज़रूरी समझा। उमर के ज़रिए ही मैं खुंसा से मुतारफ़ हुआ था, लिहाजा ये अच्छा महसूस नहीं होता था कि उमर खान से बाला बाला खुंसा से अपनी ज़रूरियात बयान करूं। मैंने उमर को इसके बैंकॉक के घर में फ़ोन किया। उमर खान को बस एक ही शौक़ था, नित नई शादियां रचाने का। 2-3 को तो वो छोड़ चुका था। इस वक्त इसकी 3 बीवियां थी, एक कोटा बार में, एक सनाई गोलक में और एक बैंकॉक में। बैंकॉक वाली बीवी चीनी नस्ल थी। मैंने अपना तारफ़ करवाया तो वो कहने लगी कि उमर बड़ी परेशानी की हालत में तुम्हारे होटल गया है। मुझे फ़ोन बंद किए 5-7 मिनट ही गुजरे थे कि उमर का रिसेप्शन से फ़ोन आया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगा वो सीधा मेरे कमरे में आ रहा है। कमरे में दाखिल होते ही वो बोला, तुम तो समझते थे थाईलैंड में तुम महफूज हो, लेकिन चंद घंटे पहले ही खुंसा को इत्तला मिली है कि भारतीय CBI का एक अफसर और 2 भारतीय फौजी कमांडो आज ही तुम्हारे होटल में ठहरे हैं। खुंसा का एक आदमी इसी होटल में टेलीफोन ऑपरेटर है। इसने CBI के अफसर की भारतीय सफरखाने से होने वाली गुफ्तगू सुनी। चूँकि तुम और तुम्हारे बेशतर साथी अपने असली नामों से यहाँ ठहरे हुए हो, इसलिए CBI के अफसर ने तुम्हारी और कर्नल मुजम्मल की शक्ल सूरत के बारे में अपने सफारतखाने को बताया है। CBI के अफसर ने अपने सफारतखाने के फर्स्ट मिलिट्री अटर्नी को यही कहा है कि तुम दोनों की तस्दीक हो जाने पर बजाय गिरफ्तारी और भारत ले जाने की झुंझलाहट में पड़ने के, इसके हमरा आने वाले कमांडो तुम दोनों को यहीं ठिकाने लगा देंगे। टेलीफोन पर ऑपरेटर ने खुंसा को CBI के अफसर का कमरा नंबर भी बता दिया है। अब वो यकीनन तुम्हारी और मुजम्मल की निगरानी करेंगे और मौका पाकर अपना वार कर देंगे। खुंसा ने ये सारी बात मुझे बताई और कहा कि फौरी तौर पर तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए असला लेकर तुमसे मिलूं और सारी बात बताऊं। असला गाड़ी में पड़ा हुआ है और मेरा एक मुहाफ़िज़ जो कमरे के बाहर खड़ा है असले से भरे 2 सूटकेस लेकर यहाँ आ जाएगा। दरियासना तुम अपने साथियों को यहाँ बुलवा लो और इन्हें सूरत हाल बताकर मुसल्ला कर दो। मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुझे भी मशकूक बना देगा। असले के मदफन सूटकेस मेरे हवाले करके उमर खान जाने के लिए उठा तो मैंने इसे कहा कि खुंसा से सपना और इसराइली लड़की के पासपोर्टों और हम सब के लिए सऊदी अरब के बिज़नेस वीज़ों के अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमें सऊदी अरब में दाखिले के बाद हम सब के लिए यानी पिस्टल और रिवाल्वर और इनकी गोलियाँ मिल जाएं तो हमको अपने मिशनों की तकमील में बड़ी आसानी होगी। पासपोर्ट और वीज़े खुंसा लगवा देगा और तुम्हारा मतलूबा असला रियाज में शाहराह सित्तीन पर मेरा एक कारिंदा अपने अपार्टमेंट में तुम्हारे हवाले कर देगा। साइड आर्म्स के अलावा 24 दस्ती बम भी भिजवा देता हूँ। मुमकिन है तुम्हें इनकी ज़रूरत भी पड़ जाए। ये कहकर उमर ने मुझे अपने करिंदे का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। भारतीय कुत्तों को ख़त्म करने और अगर कोई दुश्वारी हो तो ये काम मैं कर देता हूँ। उमर खान, तुम कहाँ कहाँ हमारे मुखालफिन और दुश्मनों को ख़त्म करोगे। मैं तो खुश हूँ कि हमें अपने मिशनों का आगाज़ बैंकॉक से ही करने का मौका मिला है। मैं अपने साथियों की इस्लाहात भी आजमा लूँगा और हमारे हाथ जो काफ़ी दिनों से बेकार रहने के बायस सुस्त हो रहे हैं वो भी खुल जाएंगे। उमर के जाने के बाद मैंने मुजम्मल, मेजर, इमरान और कैसर को फ़ोन करके कहा कि तमाम साथियों के साथ 15 मिनट में मेरे कमरे में आ जाएं। सारे साथी यकजा हुए तो मैंने इन्हें बताया कि हमारा पीछा करते हुए भारतीय CBI का एक अफसर
اور 2 فوجی کمانڈو اس ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں نہ صرف انہیں خاموشی سے جہنم واصل کرنا ہے بلکہ یہ کھوج بھی لگانا ہے کہ انہیں کس نے ہمارے بینکاک آنے اور اس ہوٹل میں ٹھہرنے کی اطلاع دی۔ عمر کی انفارمیشن کے مطابق انہیں ابھی تک صرف مزمل اور میرے متعلق علم ہو سکا، اس لیے اس سے پہلے کہ انہیں ہماری باقی ساتھیوں کا علم ہو اور وہ مزید کمک حاصل کر سکیں، ہمیں ان کو ٹھکانے لگانا ہے۔ میں نے دونوں سوٹ کیسوں میں پڑا اسلحہ تمام ساتھیوں میں تقسیم کیا۔ اپنے لیے میں نے 1 پسٹل اور 3 فالتو میگزین لیے۔ کرنل مزمل اور میجر عمران کہنے لگے کہ صرف ہم دونوں ہی ان تینوں